हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी में आपका पहला चैप्टर रहेगा वर्णमाला। ठीक है, तो हिंदी जिस किसी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे कि यूपीपी हो गया, यूपीएसआई, वीडियो, लेखपाल या फिर और अन्य जो भी भर्तियाँ आती हैं, वहाँ पे जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या होती है? वर्णमाला नाम से स्पष्ट है, वर्णों की माला अर्थात अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, इसके बाद आगे है हमारा वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं। वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। अक्षर का मतलब क्या होता है? अ मतलब नहीं, क्षर मतलब क्षरण, अर्थात जिसका क्षरण ना हो उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर आते हैं तो हम लोग को दिखाई देगा यहाँ पे हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? टोटल यहाँ पे हिंदी की कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। और जिसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, अगर यहाँ पर मूल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो 33 होती है, लेकिन कुल व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 39, मतलब 39 होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे है स्पर्श व्यंजन। तो हिंदी में कुल स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अभी स्वर और व्यंजन आगे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा का वर्ग होगा, उसके बाद चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग, उसके बाद पा वर्ग, यानी कि कचट तप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टोटल 25 हो जाएंगे, का से लेकर के माँ तक। ठीक, ओके, आगे है हमारे कुछ व्यंजन, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, उसके बाद में अयोगवाह। ठीक है, तो यहाँ पर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जैसे कि यारा, लावा। उसके बाद में हमारा ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है भी, सा हा। उसके बाद में द्विगुण व्यंजन होते हैं आपके अड़ा और ढा। इसके नीचे जो है एक बिंदी होती है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, डा और ढा से कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है, जैसे कि छ, त्र, ज्ञ, स्रा। तो यहाँ पर जो है छत्री, छ से छत्री जो है ये जो है 2 वर्णों से मिलकर बना है। त्रा भी बना है 2 वर्णों से मिलकर, और ज्ञा भी बना है और स्रा भी बना है। कैसे बना है आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद में अयोगवा आता है। अयोगवा क्या है? अंग और अहा, इसको हम लोग अयोगवा बोलते हैं। ये ना तो स्वर में आते हैं और ना ही व्यंजनों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, इनको अयोगवा बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर की परिभाषा क्या हो जाएगी? स्वर उन वर्णों को कहते हैं, यानी कि जिन वर्णों अथवा अक्षरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात इसमें किसी भी व्यंजन या किसी भी वर्ड की सहायता नहीं ली जाती है। ठीक है, उसे स्वर कहते हैं। तो हिंदी में स्वरों की मूल संख्या कितनी है? 11। अगर कुल संख्या पूछी जाए तो 13 होती है, जो कि अयोगवाह को भी कभी कभी शामिल कर लिया जाता है। वैसे अयोगवाह जो है किसी में भी शामिल नहीं किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे 11 मूल स्वर? ये रहे तुम्हारे आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक, ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 हमारे क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं, जो कि मूल स्वर होते हैं। उसके बाद में अंग अहा जो होता है, ये जो है अयोगवाह कहते हैं इसको, और ये ना तो स्वरों में काउंट होते हैं और ना ही व्यंजनों में। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। उच्चारण के स्थान पर हम लोग थोड़ा सा नज़र डालते हैं। तो जैसे कि आ हो गया, ई होगी, उ, री, ए, ओ। तो ये हमारे उच्चारण के स्थान पर कहाँ पर आते हैं? तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आ किस में आता है? तो हमारा आ आएगा तुम्हारा कंठ में, उसके बाद में ई आएगा तालु में, उसके बाद में उ आएगा ओष्ठ में, उसके बाद में री हमारा मूर्धन्य में आता है। ठीक है, और उसके बाद में ए आता है कंठ तालु में, उसके बाद में ओ आता है किस में? कंठ ओष्ठ में। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, जैसे कि तुम्हारा ए जो है किन 2 वर्णों से मिलकर बना है? तो आ और ई मिलकर बना है ए। कंठ तालु कैसे बना है? आ तुम्हारा कंठ हो जाएगा और ई हो जाएगा तालु, और दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? कंठ तालु। उसी प्रकार से आ तुम्हारा हो जाएगा क्या? कंठ, और ऊ हो जाएगा ओष्ठ। इसी प्रकार दोनों को मिलके बनता है ओ, और दोनों को मिलके बनता है ओ। इसी प्रकार से हमारा ओ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर
स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, उसके बाद में प्लुत स्वर हो गया, ठीक। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, चलिए। जैसे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा लगती हो अर्थात कम समय लगता हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, रेसे ऋषि, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है, री का उच्चारण सामान्यतः री के रूप में होने लगा, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। यानी कि रेसे ऋषि जो है इसको हम लोग री पढ़ते हैं, री, ठीक, ओके। अब हम लोग दीर्घ स्वर के बारे में देखते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है, ठीक। जैसे तुम्हारा बड़ा आ हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली और ओ से औरत, यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ओ, ये सब आपके किस में आएंगे, दीर्घ स्वर में आएंगे, ठीक। उसके बाद में आते हैं प्लुत स्वर पे, ठीक है। तो प्लुत स्वर क्या है, देखो इसमें जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है, ठीक है, या फिर किसी को पुकारने में जो समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे कि ज़्यादा लंबा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि राम, हाँ, जैसे कि ओम, ये सभी के सभी वर्ड क्या हैं, ये आपके प्लुत स्वर में आएंगे, ठीक है। राम हो गया और ये ओम हो गया, इसका उच्चारण लंबा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं व्यंजन के बारे में, ठीक। स्वरों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, अब देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। तो हिंदी में मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33, और हिंदी में कुल व्यंजन अगर पूछे हैं तो कितने हैं, 39, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जैसे कि का वर्ड है तुम्हारा का, ये का वर्ड क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा व्यंजन। तो ये जो है का, और इसमें हलंत लगेगा, का और आ से मिलके बना है, ठीक है, का और आ से मिलके, तो का यहाँ पे व्यंजन हो गया, आ तुम्हारा स्वर हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों का वर्गीकरण। चलो भाई देखते हैं उच्चारण के स्थान पर क्या होता है। देखो जैसे तुम्हारा कंठ वर्ग हो गया, ये तालव्य हो गया, ये मूर्धन्य हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया। यानी कि इसको हम ट्रिक से बताएंगे आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग समझ लो कि हमारे ये तो सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है, का से लेकर के माँ तक, ठीक है, स्पर्श व्यंजन है। तो इनको हम लोग जो है, इसको हम लोग कचट तप के नाम से याद कर लेते हैं, कचट तप, ये सभी लोग ध्यान रखेंगे, कचट तप, ये हमारा सीक्वेंस होता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, उसके बाद में पा वर्ग, ठीक है। तो याद रखना है आपको, का वर्ग जो है किस में आता है, कंठ में आता है, चा वर्ग किस में आता है, तालव्य में आता है, और टा वर्ग किस में आता है, मूर्धन में आता है, ता वर्ग किस में आता है, दंत में आता है, और पा वर्ग आता है किस में, ओष्ठ में आता है, ठीक। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, अगर इसको ट्रिक से याद करना है तो KTM 2, ठीक है, KTM बाइक के नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो इसको ट्रिक से अगर याद करना चाहो तो KTM 2 याद कर लेना। के से तुम्हारा कंठ हो जाएगा, और टी से तुम्हारा तालव्य हो जाएगा, एम से मूर्धन्य हो जाएगा, और टी से दंत हो जाएगा, और ओ से ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। इसको याद करने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए इसको याद रखना। इसके अलावा कुछ चीज़ और है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए तुम्हारा कंठ में का वर्ग तो आता ही है, साथ ही साथ तुम्हारा आ भी आता है, ठीक है, आ भी आता है। उसके बाद जैसा कि हम लोगों ने स्वरों में देखा था, आ जो है कंठ में आता है, ई तालव्य में आता है, और उ ओष्ठ में आता है, और ए कंठ तालव्य में आता है, और ओ किस में आता है, कंठ ओष्ठ में आता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से हो जाएगा आपका। तो तालव्य में तुम्हारा चा वर्ग तो आएगा ही, साथ में ई भी आएगा और या सा भी आएगा। उसी प्रकार से मूर्धन्य में टा वर्ग तो आएगा ही आएगा, री भी आएगा, रा भी आएगा, और सा से षटकोण भी आएगा। दंत वर्ग में आपका ला और सा आएगा, ता वर्ग तो आएगा ही। ओष्ठ में आपका पा वर्ग तो आएगा, साथ ही साथ उ भी आएगा, ठीक है। इनको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कंठ तालु। तालु जैसा कि आप लोगों ने स्वरों में देखा था, ए, ठीक है, कंठ तालु है, और कंठोष्ठ क्या है, ओ है, और दंतोष्ठ वाह है, ठीक है, इसको याद रखना।
इसके बाद में अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा होते हैं, यानी कि तीनों सा और हा, इनको ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद में है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन को उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये ड़ा और ढा होते हैं, ठीक। उसके बाद में जो है आपका आ जाएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? छ त्र ज्ञ स्रा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। जो छा छत्री है वो क और सा के मेल से बन के बना है। याद रखना है, इस पे का पे हलंत लगेगा, उसी प्रकार से ता पे हलंत लगेगा, उसी प्रकार से जा पे भी हलंत लगेगा, ठीक है। यहाँ पे लगा नहीं है, लेकिन जा पे भी हलंत लगेगा और सा पे भी हलंत लगेगा। इसको विशेष ध्यान रखना, वरना गलती हो जाएगी। इसी प्रकार से त्रा जो है ता और रा के मेल से बनेगा, और ज्ञा जा और वा से, और स्रा सा और रा से बनेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। श्वास या प्राण के आधार पर जो है हमारे व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं। तो अल्प प्राण में क्या आएगा? जैसे कि वे व्यंजन जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। प्राण मतलब वायु, यानी कि जिनके उच्चारण में कम वायु निकलती है उन्हें क्या बोलते हैं? अल्प प्राण बोलते हैं, ठीक है। महाप्राण क्या है? वे व्यंजन जिनके उच्चारण स्थान में मतलब अधिक वायु निकलती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। आइए यहाँ पे ट्रिक से समझते हैं इसको। देखो 1 3 5 और यार अलावा यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 4 और सा 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 और हा लिखा है, ठीक है। तो 1 3 5 का मतलब क्या हुआ? इधर 2 4 का मतलब क्या हुआ? सबको पता होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा, उसके बाद में यार अलावा यानी कि अंतस्थ व्यंजन। अल्प प्राण में क्या क्या आता है? प्रत्येक वर्ड का पहला व्यंजन, पहला वर्ड, तीसरा वर्ड, उसके बाद में पाँचवा वर्ड। इसके अलावा आता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो इसको 135 प्लस अंतस्थ से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। महाप्राण में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, उसके बाद में तीनों सा और हा आते हैं, ठीक है। दोबारा से, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, उसके बाद में तीनों सा और हा आता है, यानी कि ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं। दूसरा चौथा यानी कि 24 और ऊष्म व्यंजन, 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, इसको 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन, 135 प्लस अंतस्थ व्यंजन और 24 प्लस ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये तुम्हारी ट्रिक हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर, यानी कि कंपन के आधार पर स्वर जो हैं व्यंजन हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि सघोष हो गया और अघोष हो गया, ठीक है। सघोष और अघोष। तो यहाँ पर सघोष किसे कहते हैं? तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। जिसमें कंपन हो उसमें सघोष, और जिसमें कंपन नहीं हो उसे अघोष कहते हैं। यानी कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसे अघोष कहते हैं। जैसे सघोष के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सघोष को भी याद रखना आप लोग, 3 4 5 प्लस यार अलावा हा, उसके बाद में 1 2, उसके बाद में सा सा सा। इसको ट्रिक से याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो है सघोष में 3 4 5 यार अलावा हा, यानी कि 3 4 345 प्लस अंतस्थ प्लस हा, 345 प्लस अंतस्थ प्लस हा। इसको क्या करेंगे? 12 प्लस तीनों सा, 12 प्लस तीनों सा, ठीक है। तो चाहो तो इसको इस तरह से भी देख लो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पाँचवा प्लस यार अलावा प्लस हा, और इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ड, उसके बाद में तीनों सा 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 सा। ओके, आपको जिस तरह से अच्छा लगता है याद कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जो कि कई एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट हैं। जैसे स्पर्शी किसे कहते हैं? यानी कि का से माँ तक जो हमारे व्यंजन होते हैं जिसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं वो स्पर्शी कहलाते हैं। उसके बाद में स्पर्श संघर्षी क्या होता है? तो स्पर्श संघर्षी जो हमारा चा वर्ग होता है उसे स्पर्श संघर्षी कहते हैं, चा छा जा जा वहाँ। उसके बाद में संघर्षी या ऊष्म वर्ड किसे कहते हैं? देखो, चाहे संघर्षी अगर लिख के आ जाए या फिर ऊष्म वर्ड लिख के आ जाए, ऊष्म वर्ड अगर लिख के आता है तब तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन संघर्षी लिख के आता है तो लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये कौन सा संघर्षी है, स्पर्श संघर्षी है या ऊष्म वर्ड है। तो अगर सिंगल संघर्षी लिख के आए तो आप लोग ऊष्म वर्ड ही समझना, ठीक है। ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ह्रस्व स्वर हमारे क्या होते हैं? देखो, ह्रस्व स्वर यानी कि छोटा आ,
छोटे ई, छोटा ऊ और री, ये तुम्हारे ह्रस्व स्वर हो जाएंगे। मूल स्वर कौन से होते हैं? यही हमारे मूल स्वर होते हैं, ठीक है। छोटा आ, छोटी ई, छोटू ऊ और ऋषि ऋषि। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ, ठीक है, ये तुम्हारे दीर्घ स्वर हैं। उसके बाद में आता है आगत स्वर। आगत स्वर तुम्हारा आ होता है। आ के ऊपर जो चंद्र बिंदु जैसा लगा देते हैं लेकिन बिंदी नहीं रखते हैं, उसको आगत स्वर बोलते हैं, ध्यान रखना। अग्र स्वर क्या होता है? ई ए, इसको अग्र स्वर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मध्य स्वर क्या होता है? छोटा आ जो है इसको मध्य स्वर बोलते हैं, ओके। आगे तुम्हारा पश्च स्वर, तो पश्च स्वर क्या हो जाएगा? बड़ा आ, उ ओ, और ये तुम्हारा आगत स्वर भी पश्च स्वर में आ जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं मूल स्वर, मूल व्यंजन। तो मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछी है तो 39। स्पर्श व्यंजन की पूछी है तो 25। अंतस्थ व्यंजन तो 4, ठीक है। 4 कौन से हो जाएंगे? यार अलावा। उसके बाद उस व्यंजन क्या हो जाएंगे? सा हा, इन तीनों सा और हा। संयुक्त व्यंजन कौन से हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, यानी कि छ, त्र, ज्ञ और स्रा। और अर्ध स्वर कौन होते हैं? 2 होते हैं, या और वाह, इनको अर्ध स्वर बोलते हैं, ओके। हम लोग इधर भी देख लेते हैं थोड़ा सा, तो याद रखना लुंठित या प्रकंपित अगर पूछा जाए तो रा होता है। लुंठित या प्रकंपित रा होता है। पार्श्विक आपका ला होता है। उच्छिप्त व्यंजन या फिर इसको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, उच्छिप्त या द्विगुण, रा और ड़ा होता है। उसके बाद में नासिक के व्यंजन क्या होता है? जो पंचमाक्षर होते हैं आपके, ये सभी के सभी क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, ओ जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये तुम्हारा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, यानी कि बड़ा आ भी है, छोटी ई भी है और बड़ा ऊ भी है, और ओ आपका जो है मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो बताओ भाई, ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 तुम्हारा स्वर और नंबर 2 व्यंजन, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीभ के आधार पर वही कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, अग्र स्वर, मध्य स्वर और उसके बाद में पश्च स्वर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्या है, ई चाचा जाजा आदि उच्चारण किस में आते हैं भाई बताओ? ई और किस में आते हैं? पहली बात, अगर जिसने देखा होगा चा वर्ग, ठीक है, तो चा वर्ग किस में आता है? तालव्य में आता है, चाचा जाजा। उसके बाद में ई भी आपका तालव्य में आता है, जो कि आ में हमने आप लोगों को बताया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे क्या है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बताओ भाई, उसे क्या कहते हैं? स्वर बोलते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्वर बोलते हैं भाई। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर ही तो बोलते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो भाई दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, दीर्घ स्वर इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या हैं आपके? दीर्घ स्वर हैं, ओके। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? भाई अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? यार अलावा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या भाई किस में आता है? तालु में आता है, ठीक है, तो या किस में हो जाएगा? तालु है, ओके। अगला क्वेश्चन है, काकल्य वर्ण कौन सा है? भाई ये थोड़ा सा नया हो सकता है, तो याद रखना काकल्य वर्ण जो है हा को बोलते हैं, ठीक है, हा को क्या बोलते हैं? काकल्य वर्ण बोलते हैं, ओके। आगे हैं, अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? तो भाई अंतस्थ और ऊष्म में कितने वर्ण होते हैं? थोड़ा यहाँ पे भी मिस्टेक हुआ है, यानी अंतस्थ में भी 4 होते हैं और ऊष्म में भी 4 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ऊष्म व्यंजन क्या होता है? तीनों सा और हा, तो यहाँ पर हा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? चाहे वर्ण लिपियाँ पूछे चाहे वर्ड पूछे तो क्या हो जाएगा? 52 यानी कि 52। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब होगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तब वह क्या कहलाता है? तो भाई उसे युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनियाँ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, जैसे तुम्हारा कुत्ता, युग्मक ध्वनियाँ क्या होती हैं? जैसे कि कुत्ता, तो ध्यान रखना यहाँ पे ता आधा ता आया, उसके बाद पूरा ता आया है, तो इसी को तुम्हारा युग्मक ध्वनि बोलेंगे, यानी कि इसका द्वित्व हो जाता है। जैसे कि दिल्ली, जैसे कि तुम्हारा दिल्ली हो जाएगा, जैसे कि दिल्ली हो जाएगा, तो इसमें देखो आधा ला आया और पूरा ला आया, यानी कि समान होने चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? युग्मक ध्वनियाँ बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाह कौन सा व्यंजन है? तो भाई बताओ, वाह कौन सा है? यारा ला वाह, यानी कि वाह जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद में आते हैं पापा बाबा माँ आदि किस में होता है भाई? तो सबको पता होगा ये ओष्ठ व्यंजन है, यानी कि ओष्ठ में आएंगे। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन है, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं भाई? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे कि छत्रज्ञ, छत्रज्ञ, ये आपके संयुक्त व्यंजन है, और स्रा भी आता है इसी में, ठीक है, ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, प्लुत क्या हैं? देखो भाई, ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है, यानी कि तीनों के तीनों क्या हैं? स्वर हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो भाई सबको पता है सा हा, यानी तीनों सा और हा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए, उन वर्णों को क्या कहते हैं भाई? केवल श्वास का प्रयोग किसमें किया जाता है? बताओ भाई, किसमें किया जाता है? श्वास का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कंपन नहीं होता है, तो कंपन किस में नहीं होगा? अघोष में नहीं होगा, ठीक है। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यारा लावा व्यंजनों को क्या कहते हैं भाई? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। आगे क्या है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो भाई बताओ, घोष वर्ण कौन सा है? तो जा जो है आपका घोष वर्ण हो जाएगा भाई। घोष किसे कहते हैं? सघोष और अघोष किसे कहते हैं भाई? देखो, का तीसरा, चौथा और पाँचवा प्लस अंतस्थ और प्लस हा, प्लस अंतस्थ प्लस हा, इन सबको क्या बोलते हैं? घोष वर्ण बोलते हैं। जैसे कि इसी में आ जाएगा तुम्हारा चा छा जा, यानी कि चा, यानी कि छा जा, तो यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा वर्ड हो गया ना, तो इसी प्रकार से आपका घोष वर्ड कौन सा हो जाएगा? जा हो जाएगा। ओके, अब लोग आगे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ड कौन सा है? तो बताओ भाई, ओष्ठ वर्ड कौन सा है? इसमें जो है ऊ हो जाएगा, और बड़ा वो भी आपका कौन सा होता है? ओष्ठ वर्ड होता है, ठीक है। आगे है, अनुस्वार किसका कार्य करता है? तो बताओ भाई, अनुस्वार किसको बोलते हैं? जो पंचम वर्ड होता है, यानी कि पंचमाक्षर, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न भाषा में लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं या जिस रूप से लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई उसे लिपि कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लिपि। ओके, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? बताओ भाई, कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो भाई ये बड़ा ऊ आपका संयुक्त स्वर नहीं है, ठीक है। ए अ भी है आपका, ओ भी आपका संयुक्त स्वर में ही आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो भाई बताओ, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो गा हो जाएगा। अल्प प्राण कौन सी ध्वनियाँ होती हैं भाई? प्रत्येक वर्ड का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ड, पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ड, और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, ये भी आपके कौन से होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला यानी कि का, खा और गा, तीसरा है ना ये, यानी कि पहला भी होता है, तीसरा भी होता है, पाँचवा, इसमें तीसरा हो गया गा, यही आपका सही जवाब होगा। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? बताओ भाई, महाप्राण कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? तो बताओ, महाप्राण कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? प्रत्येक वर्ड का दूसरा,
या चौथा या उसके बाद में सभी ऊष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं? सभी ऊष्म व्यंजन आपकी महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा, छा हो जाएगा और ठा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, जैसे खा तुम्हारा दूसरा है, छा भी दूसरा है नी, ठा भी दूसरा है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा दूसरा जो भी वर्ड है वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। ओके, आगे है ए ऐ वर्ड क्या कहलाते हैं? तो भाई बताओ, कंठ तालव्य कहलाते हैं, अच्छे से पता होगा, कंठ तालव्य कहलाते हैं। आगे क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द के द्वित्व व्यंजन हैं? तो भाई द्वित्व आपको पहले ही बताया ऊपर, जैसे कि कुत्ता हो गया है ना, बिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, तो यहाँ पे क्या है? दिल्ली, आधा ला है, पूरा ला है। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्वित्व व्यंजन। ओके, आगे क्या है? निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? बताओ भाई, कंठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? का वर्ग जो होता है वो सभी की सभी कंठ ध्वनियाँ होती हैं, का खा गा गा या। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? बताओ भाई, तो दंत कौन सा नहीं है? तो ता था दा दा ना, ये सभी के सभी क्या हैं? आपके दंत हैं। तो टा वर्ग जो है ये दंत नहीं है, ये किस में आता है? ये आता है मूर्धन्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा अमानक वर्ड है? इस क्वेश्चन को छोड़ दो, हटाओ, इस बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, छा वर्ड, छा वर्ड किसके योग से बना है? तो सबको पता होगा का और सा के योग से। ठीक है, का और सा के योग से, लेकिन इसमें हलंत नहीं लगा है, इस तरह से बनेगा का और प्लस सा। ठीक है, ये आपका और बराबर क्या हो जाएगा? ये छा। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो भाई स्वरों की संख्या होती है 11, क्योंकि अंगहा उसमें काउंट नहीं होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो भाई इसको भी थोड़ा स्किप मारेंगे, वैसे देखना हो तो खा और गा जो हैं नवीन ध्वनियों में आते हैं। नहीं जानना है तो कोई ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वर्ड व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? व्यंजन ऊ नहीं है तुम्हारा, साफ साफ, बाद बाकी क्या है? सारे के सारे व्यंजन हैं। अगला क्या है? सा 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 हा, कौन से व्यंजन है भाई? तो ये किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन है। ये कौन से व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में री स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है? तो बताओ भाई, कृपा में भी है, कृष्ण में भी है, दृष्टि में भी है, आज में कोई री का नहीं प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? भाई बताओ, पश्च स्वर क्या है? अभी ऊपर ही आप लोगों को बताया था, तो बड़ा आ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? तो पार्श्विक क्या होता है? पार्श्विक ला होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। और लुंठित या प्रकम्पित क्या होता है? रा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ड है? तो घोष वर्ड बताओ भाई, कौन सा घोष वर्ड किसे कहते हैं? अभी आपको बताया था, बताई थी 3 4 5 प्लस अंतस्थ प्लस हा, ये आपको ट्रिक बताई थी। तो बताओ भाई कौन सा घोष वर्ड है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, आंसर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, यानी कि माँ। माँ जो है आपका 5वां वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं, विसर्ग से कौन सा शब्द बनता है? तो विसर्ग से कौन सा शब्द बना है यहाँ पे? तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, नी स्पृहा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल क्या है? तो बताओ भाई, ओ किस में आता है? तो कंठोष्ठ में आता है। ओ भी आएगा, औ भी आएगा कंठोष्ठ में। अगला है, का गा जा फा ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अरबी और फ़ारसी की ध्वनियाँ हैं ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं भाई? तालव्य किस में आते हैं? कचट तप है ना, क च ट त और प। उसके बाद में ट्रिक बताई थी KTM 2, KTM 2। देखो भाई, ये तुम्हारा कंठ में आएगा, ये तुम्हारा तालव्य में आएगा। तालव्य में कौन सा आएगा? चा वर्ग। तो चा वर्ग कौन सा है? चा चा जा जा। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे, नहीं सही है, ठीक है बिल्कुल, ओके सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो बताओ भाई, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो
स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? स्वर ध्वनि के प्रकार बताओ भाई कौन से हैं? तो तुम्हारा दीर्घ स्वर भी होता है, प्लुत भी होता है और रस भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्ध स्वर कहलाता है? तो भाई अर्ध स्वर आपके दो होते हैं, या होता है और वाह होता है। इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो भाई महाप्राण में क्या होता है भाई बताओ? दूसरा और चौथा, यानी कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग कौन सा क्या कहलाता है? महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं, यानी कि दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? भाई रचना, ऑप्शन नंबर सी, रचना या ध्वनि भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्वनि। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण क्या होता है? पहला, तीसरा, पाँचवा, 135 प्लस अंतस्थ, इनको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण बोलते हैं। तो यहाँ पे बताओ भाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चाचा जाजा वाह। ठीक है, ये पहला है, एकदम सही जवाब होगा। दूसरा होगा नहीं, खा होगा नहीं, था होगा नहीं, फा होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दूसरे वर्ड में आते हैं, तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो भाई स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? कचट तब का से लेकर कर माँ तक क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, या आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। ये कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? भाई बताओ कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का वर्ग में जितनी ध्वनियाँ आती हैं उनको कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो बताओ भाई वर्णमाला, साधारण क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है? तो बताओ भाई वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, अक्षर भी होता है ना? अक्षर होता है कि नहीं होता है? अक्षर नहीं होता है भाई, आकाश होता है और जाति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप लोग अपने हिसाब से मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगला है, हिंदी शब्दकोश में अंगहा किस वर्ड में आता है? बताओ भाई किस वर्ड के साथ आता है? तो ये छोटे आ के साथ में आता है। ठीक है, किसके साथ में आता है? ऑप्शन नंबर बी, आ के साथ में आता है, आ के साथ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? अमात्रिक जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, यानी कि कारखाना में इसमें मात्रा है, अमिताभ में भी मात्रा है, चहचहाना में भी मात्रा है, कलरब में कोई मात्रा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आगे क्या अयोग्यवाह कहा जाता है? तो भाई विसर्ग को अयोग्यवाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ड अंतस्थ नहीं है? तो भाई 11 लावा होते हैं, यानी कि इसमें कौन सा नहीं है? हा जो है, हा आपका ऊष्म व्यंजन में आता है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं? तो तालव्य कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? बताओ भाई कचट तप, KTM 2, यानी कि ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, चाचा जाजा। यहाँ पे शायद ऑप्शन मिसमैच होगा। ओके, ये गलत दिया है। ठीक है, टाटा डाडा अड़ा जो है ये आपका मूर्धन्य में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनियाँ हैं? दंत ध्वनियाँ कौन सी? ता था दा दन्ना, यानी कि ता। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बा ध्वनि है? बा ध्वनि किस में आती है? बताओ भाई हिंदी की बा ध्वनि किस में आती है? तो ओष्ठ में आती है, यानी कि पापा बाबा माँ, ये किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे की क्लास आगे होगी। थैंक यू वेरी मच।